Good morning everyone. Welcome to physics class session 6 units and dimensions. तो units and dimensions में हमने अब तक देख लिया physical quantities, fundamental physical quantities, derived physical quantities, units, SI units, CGS, MKS, FPS systems. Units के बाद हम देखे dimensional formulae. Dimensional formulas का यूसेज हमने देखा, 3 यूज देखे. पहला यूज था, फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला वाज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन. उसके क्वेश्चंस देखे. फिर हमने देखा कन्वर्जन फैक्टर, द सेकंड यूज, एंड वी हैव सीन द क्वेश्चंस ऑफ इट. एंड यस्टरडे वी हैव सीन द थर्ड यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज व्हिच वाज रिड्यूसिंग अ रिलेशनशिप, एंड we have seen the uses, we have seen the questions of it, and later we also have seen the drawbacks of the third use of dimensional formula, and that was very important. उसके बेस questions आते हैं. and today we'll continue the session. हम आज discuss करेंगे scientific notation, order of magnitude, and once we complete this we'll come to rounding off rules, and then okay, let's discuss this much for today. Scientific notations, order of magnitudes, and rounding off rules. Errors will be discussed tomorrow. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एरर्स, एरर कैलकुलेशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. ये 2 टॉपिक बच गए हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे. सर ओके, सो देर इज सम टेस्ट ऑल्सो इट सीम्स. मैं बोलता हूँ टेक्निकल टीम को अपडेट करने के लिए रिगार्डिंग द टेस्ट. अभी तक मेरे पास कोई ऐसा खबर पहुँचा नहीं है. अगर टेस्ट है तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा अमन सर के साथ और अपलोड कराते हैं. ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं विद साइंटिफिक नोटेशन. ये वेरी इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी नंबर को साइंस में हम एक तरीका होता है एक्सप्रेस करने के लिए, एक आसान तरीका होता है जिससे हम उस नंबर को आराम से समझ पाएंगे, डाइजेस्ट कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल 0.000000000000232 स्क्रीन खत्म हो रहा है. तो जो कुछ ऐसे गंदे गंदे नंबर है, ठीक है, कोई पागल आदमी होगा जो इतना बड़ा नंबर लिखेगा, करेक्ट. इसको लिखने के लिए एक तरीका होता है, एक आसान तरीका होता है. क्या है वो तरीका, वो आज हम देखेंगे. सबसे पहले ये वाला देखिए, डेसिमल के कितने पॉइंट्स के बाद नंबर आया है, नॉन जीरो डिजिट्स आए हैं. ये डेसिमल को अगर मुझे मूव करना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना. डेसिमल को मुझे
13 टाइम्स मूव करना पड़ेगा टू ब्रिंग इट टू 2.32. So I can write this number as 2.32 into 10 power minus 13. क्यों minus 13? जब भी हम डेसिमल को राइट साइड मूव करते हैं तो माइनस 10 पावर माइनस करना पड़ता है, जो भी पावर में है उसको उतना माइनस करना पड़ता है. अगर डेसिमल लेफ्ट साइड मूव करता है, जैसे कि इस वाले केस में देखो डेसिमल यहाँ पे है और मूव इस तरफ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28. तो आई गेट 1 into 10 पावर प्लस 28. इसको सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं और 1.2 डिपेंड्स ऑन उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. वैसे दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन. इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन फिजिक्स में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द मास ऑफ अर्थ इज, अर्थ का जो मास है वो 6 into 10 पावर 24 kg है. अगर 6 के बाद मैं 0 लिखना चालू करूंगा तो पूरा स्क्रीन भर जाएगा. और मास ऑफ अर्थ हो गया. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जब मास होती है वो होता है 9 into 10 पावर माइनस 31 kg. यानी 0.30 लिखो और फिर 12 लिखो, फिर 9 लिखो. 9.1 into 10 पावर माइनस 31 kg. And mass of proton or a neutron is लगभग 1.67 into 10 power minus 27 kg. Charge on an electron or a proton is 1.6 into 10 power minus 19 kg. Energy released during Big Bang. Energy released is around 3 into 10 power 52 joules. यानी 3 के बाद only 52 zeros, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है ना. तो दिस आर द काइंड ऑफ नंबर्स वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इन फिजिक्स. अब फिजिक्स में इस प्रकार के नंबर्स को हमको एनकाउंटर करना है. हम ऐसे लिखेंगे तो पागल कहलाएंगे, तो लिखने का तरीका बदल गया है. अभी हम साइंटिफिक नोटेशन यूज करेंगे. साइंटिफिक नोटेशन में आप देख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में 3 पार्ट होते हैं. देयर आर 3 पार्ट्स इन अ साइंटिफिक नोटेशन. A into 10 power B. This is one part, this is the other part, and this is the third part. So this is called as mantissa. इसको mantissa कहते हैं. And this is called as exponent. So B हमें बताता है कि 10 पावर कितना है और A बताता है the value, the mantissa of या फिर the number of significant figures in the given measurement. It is given by A. A into 10 power B form को हम कहते हैं scientific notation. This is called as scientific notation. तो इसके लिए कुछ rules है. A बड़ा नंबर नहीं हो सकता है. A का value should be greater than or equal to greater than 0 and it must be less than 1, less than 10. 10 से छोटा होना चाहिए, G से बड़ा होना चाहिए. A का वैल्यू 0 और 10 के बीच में होना चाहिए. मेक इट 1 to 10 के बीच में होना चाहिए. ओके, डोंट वरी, आई टॉक टू द टेक्निकल टीम. अभी पढ़ाई पे फोकस करो. हमें पता है कि आप आ रहे हो. यशराज कदम, डोंट वरी सो मच. सो A is between 1 to 10. A must be between 1 to 10 and B cannot take any value. B can take values like dot dot dot, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 dot dot dot. यानी B can take only integers.
b cannot take any value, b can take only integers, positive और negative integers. तो this is the condition, ये condition है. आपको समझ में आ गया होगा. देखो हमेशा ये जो वैल्यू है ये 10 से कम है, 10 से कम है और 1 से बड़ा है. आप देख सकते हैं सारे वैल्यूज. देखिए एग्जांपल्स जितना भी दिया, मैं जितना भी एग्जांपल्स दिया सबके सब वैल्यूज चेक कीजिए, 1 to 10 के बीच में है. और जो 10 पावर है वो इंटीजर है, या तो प्लस है या तो माइनस है, लेकिन वो सिर्फ एक इंटीजर है. देख रहे हैं, ऑल दिस वैल्यूज आर ओनली इंटीजर्स. तो नाउ आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस टू ट्राई आउट. साइंटिफिक नोटेशन पे बेस हो गए, थोड़े क्वेश्चंस ट्राई करते हैं. ओके सो उसको कुछ प्रॉब्लम है शायद अटेंडेंस का. और ये रहे क्वेश्चंस. अगर मैं आपको कहूँगा टेल मी द वैल्यू ऑफ 2/3000, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, कैन यू टेल मी व्हाट इज 544, 499, 0.000340, 10100000000. कैन यू ट्राई आउट ऑल दिस? क्या आप मुझे यहाँ पे इन सबके साइंटिफिक नोटेशंस बता सकते हैं? ट्राई आउट साइंटिफिक नोटेशन फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस. सबको दिख रहा है ना ब्लैक बोर्ड पे? आई मीन वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है. क्वेश्चन सबके दिख रहे हैं? यस, द फर्स्ट वन इज करेक्ट बाय यशराज कदम. लेट्स सी अदर्स आंसरिंग. अच्छा, सब लोग ऑनलाइन हो ना? जिंदा हो सब लोग? हाँ हाँ हाँ, हेलो कुछ तो करो. एक आधा बंदा छोड़ के बाकी सब तो सो रहे लगता है. भार्गव डोंगरे करेक्ट. आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी. प्लीज सी व्हाट आई हैव टॉट यू. साइंटिफिक नोटेशन का एक रूल है, आपने वो मिस्टेक कर दिया. हाँ, आर्या को कटे, श्रद्धा खिलाड़ी ऑनलाइन. यस, बाकी किधर है? और कोई? यस, ओमकार इज ऑनलाइन. और कौन है ऑनलाइन? जल्दी जल्दी. दिनकर, पोपल गार्ड, स्नेहल, चिन्मय, आर्यन, प्रणय, वैभव, ज्ञानेश्वरी, सुमित देवकर, श्रावणी देवकर, देवातकर. ओके, देवातकर की ये बहन, प्रतीक जाकते, पारस ताक, यशराज का नाम. ओके, तो पहला वाला डिस्कस करें आंसर. पहले वाले का आंसर क्या है? सबसे पहले 2/3 इंटू 10 पावर -3, और 2/3 को हम अगर डिवाइड करेंगे तो आता है 0.33. 20 को 3 से डिवाइड करो तो 3 6 18, 20 फिर बचता है 6 7 इंटू 10 पावर -3. दैट मेक्स इट 6.67. देखो मैं डेसिमल को ला रहा हूँ राइट साइड, तो ये नंबर जो है ये क्या हो जाएगा? माइनस बढ़ जाएगा, तो -4 हो जाएगा. 6.67 इंटू 10 पावर -4. दिस इज द राइट एक्सप्रेशन. देखो 0.667 पे मैं नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये 1 से छोटा है, तो मुझे 1 से बड़ा करने के लिए डेसिमल को इधर से इधर लेके आना पड़ा. और 544 को कैसे लिखूं? देखो डेसिमल यहाँ पे है 1 2, क्यों यहाँ तक लाना पड़ रहा है? 544 10 से बड़ा है, 54 भी 10 से बड़ा है, लेकिन 5.4 10 से कम और 1 से बड़ा है. तो 5.44 इंटू 10 पावर, देखो डेसिमल को मैं लेफ्ट साइड मूव कर रहा हूँ, तो 10 पावर जो भी है वो प्लस प्लस होगा, तो +2.
5.44 10 पावर 2 लिख सकते हैं हम, 10 पावर 2। और ये कितना हो गया 4.99 इंटू 10 पावर 2। अब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी 1 2 3 4 5, 3.04 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5, 10 पावर -5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.01 इंटू 10 पावर 10। आया सारे आंसर्स आपको? फर्स्ट वाला आंसर कुछ लोगों के गलत थे, उन्होंने 2/3 काटा और 1.5 डिनोमिनेटर में आता है, वो लोग ऊपर लिख दिए। केयरफुली चेक कीजिए, आप लोग का आंसर पहला वाला गलत है। 2/3000 कई लोग को गलत आंसर आया पहला वाला। यस, अंडरस्टूड दिस? आया समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक का आज। तो पहले इसको नोट कीजिए, मैं बस थोड़ा पानी पीता हूँ। तो जब हाँ, पानी नहीं है क्या? तो कहता है ये क्या करता है, ऑड आयन इफेक्ट करता है। और NCERT है क्या? को जब हम NaCl में डालते हैं तो क्या होता है, ClCl। तो इस तरह से कहते हैं कई सारी चीजें कहते हैं कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट। ठीक। ओके, तो चलो next topic is order of magnitude. Order of magnitude. रेड मार्कर रिफिल कीजिए प्लीज। अच्छा तो लिख रहा है, इट्स राइटिंग क्वाइट गुड। शायद रेड मार्कर दिख नहीं रहा है, मैं लिखना ही बंद कर देता हूँ रेड मार्कर से। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो सपोज मैं पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ। आपको आपका वजन याद नहीं है, काफ़ी दिन पहले देखा है, एटलीस्ट 1 साल पहले आप अपना वेट चेक किया है वेइंग मशीन पे, और आपको अगर कोई आके पूछता है आपका वेट क्या है, तो हम बोलेंगे 70-80 के बीच में होगा। करेक्ट? व्हील से 70-80 के बीच में होगा या 80-90 के बीच में होगा। हम लोग एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, मास धरती का मास कितना है बताओ, तो आपको अगर नंबर याद नहीं है, काफी दिन पहले पढ़ा है, 6 × 10⁻24 में 6 याद नहीं आ रहा है, सिर्फ 10⁻24 याद आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? 10⁻24 या 10⁻25 के आसपास होगा। यानी आप एक आइडिया देते हो कि कितना रेंज में वैल्यू है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता, आप बस उसको आइडिया देते हो रेंज क्या है। अगर मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 10⁻³ के रेंज में है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आप बस एक हिंट देते हो ऑर्डर, उसका वैल्यू कितने रेंज पे है, 10 पावर कितना है, उसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसमें क्या बड़ी बात है? 6 × 10⁻24 में 6 हटा दो तो 10⁻24 हो जाता है। 9.1 × 10⁻31 में 9.1 हटा दो तो 10⁻31 हो जाता है। नहीं, इतना आसान नहीं है, तो इसमें गलतियां होते हैं। तो मैं अभी आपको कुछ रूल्स बताऊंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। व्हाट आर द रूल्स? एनी नंबर रिटन इन a scientific notation, if you want to convert this number into order of magnitude,
if you want to express the order of magnitude of any number, then you have to see the mantissa. If the mantissa's value is less than 1 and less than 5, then convert the value of a into 1. Replace the value of a with 1. a को 1 बना दो. If the value of a is less than or equal to 5 and less than 10, फिर a को 10 बना दो. क्या किया बेसिकली हमने? वी आर डूइंग राउंडिंग ऑफ. हम इसमें राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं. वी आर राउंडिंग ऑफ. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? अगर 1 और 5 के बीच में मैंटिसा का वैल्यू होता है तो उसको 1 बना दो. अगर 5 और 10 के बीच में a का वैल्यू आता है तो उसको 10 बना दो. सो दिस इज द सिंपल. दिस सर सेकेंड केस में पावर 1 से बढ़ा जाएगा. यस, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग. एक नंबर बढ़ा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है me, दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31. लेकिन ये देखो मैंटिसा 5 और 10 के बीच में है, तो इसको मुझे क्या बनाना पड़ेगा? आई हैव टू मेक इट 10. मुझे इसको 10 बनाना पड़ेगा. सो आई विल मेक इट 10 इंटू 10 पावर माइनस 31. That gives me approximately 10 power minus 30. Minus 30 plus 1 makes it 10 power minus 30. So the order of magnitude of a mass of an electron is 10 power minus 30. And mass of proton MP is 1.67 into 10 power minus 27 kg. Very simple. 1.67 value lies between 1 to 5. So उसको 1 बना दो. इसको मैं अगर 1 बना दूंगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg, दैट गिव्स में 10 पावर माइनस 27 kg. समझ में आया? अगर मैंटिसा काफ़ी बड़ा है तो उसको मैं 10 में कन्वर्ट कर दूंगा ताकि मैं नियरली एक नंबर ज़्यादा 10 पावर 1 नंबर एक्स्ट्रा आगे बढ़ जाऊंगा. लेकिन अगर वो 5 से कम होगा तो उसको इग्नोर, नेग्लेक्ट मारूंगा, सिर्फ यही नंबर को एक्सप्रेस कर दूंगा 10 पावर माइनस 27. सिंपल है, समझने लॉजिकल चीज़ है, समझ जाओ बात को. अगर 5 रुपये से ज़्यादा है, मेरे पास सपोज 7 रुपये है, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे पास 10 रुपये है. लेकिन अगर मेरे पास 2-3 रुपये है तो मैं बोलूँगा मेरे पास 0, कुछ भी बैलेंस नहीं है. आया समझ में? अगर आप चेंज नहीं है, आपके पास कोई भी चीज़ खरीदना है, 72 रुपीज़ है और आपके पास 70 रुपये का नोट है, तो आप उसको बोलोगे भैया 70 रुपये ले लो, 2 रुपये का चुट्टा नहीं है मेरे पास, आप एडजस्ट कर लेना. तो वो आराम से एडजस्ट करता है. लेकिन सपोज कोई चीज़ 78 रुपीज़ का है और आपके पास 70 रुपये और बोलोगे भैया 70 रुपये रख लो, चुट्टा नहीं है मेरे पास, तो वो खींच के लाफा मारेगा, बोलेगा उल्टा तू मुझे 10 रुपये दे, मैं तुझे 2 रुपये का नुकसान करूँगा. करेक्ट? क्यों? 78 को हम 80 में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, 72 को 70 में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आ गया होगा सबको समझ में? करेक्ट? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? छोटी सी बात है, इजी, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. यस, पास्ता पूरे गॉट इट. हाँ, आया समझ. नोट डाउन करेंगे, टेक 1 मिनट टाइम, नोट डाउन. नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ. ये मत सोचो कि सर हमें 7वीं 8वीं की चीज़ें क्यों सिखा रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली सिखाना पड़ता है क्योंकि हम लोग 7वीं 8वीं में सिर्फ खेल के आए हैं, पढ़ाई कम करके आए हैं. मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे 7वीं 8वीं के चीज़ों में काफ़ी डाउट रहता है, और स्पेशली महाराष्ट्र के बच्चों में तो बहुत डाउट रहता है जो स्टेट बोर्ड में पढ़े हैं. दे आर रियली हैविंग अ टफ टाइम विथ ऑल दिस थिंग्स. तो ये चीज़ वो बिल्कुल बिना पढ़ के आ जाते हैं. राउंडिंग ऑफ, ऐसे कई सारे बच्चे से मैं एनकाउंटर किया जिनका बेसिक्स में काफ़ी बड़ा लोचा है. एक बच्चा आया था कुछ साल पहले मेरे पास, तो उसको मैं पूछा बेटा sin x बाई x क्या होता है, तो वो x और x को काटा और साइन लिखा. तो ये है हमारे बच्चों की मैथ्स की कमाल. तो x प्लस 1 बाई एक्स क्या होता है? x को काट दिया और लिखा 1. तो देर आर वेरी डेंजरस स्टूडेंट्स विद अस. तो इन सब चीज़ें अगर 2.5
47212014 होता, और ये मेरा ट्रेलिंग नंबर है, इसको निकालना है मुझे। तो देखो अभी 7 जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, सो ड्रॉप द नंबर। डेफिनेटली वहां तक तो सब सारे नंबरों को ड्रॉप करना ही है, लेकिन इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1, एक नंबर से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2.55। इज इट क्लियर? राउंडिंग ऑफ का पहला 2 रूल्स, और मुझे पता है आप लोगों को इन रूल्स में कोई डाउट नहीं है, सब बच्चों को इतना बेसिक्स तो आते ही हैं। लेकिन जब नंबर 5 हो जाएगा 2.545, और सोचो मुझे इस ट्रेलिंग डिजिट को हटाना है। इफ द नंबर इज 5, इफ ट्रेलिंग नंबर is 5, then we have lot of rules। काफी सारे रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? if trailing number is 5, check the succeeding number। सक्सीडिंग नंबर के बाद, नंबर मतलब इसका बाद का जो भी नंबर है उनको गौर से ऑब्जर्व करो। अगर इनके सक्सीडिंग नंबर्स एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है या फिर यहाँ पे सिर्फ 0 है, इनके सक्सीडिंग नंबर में सिर्फ 0 है, इफ द सक्सीडिंग नंबर इज 0, if 0 or doesn't exist, तो कुछ केसेस हैं। क्या केसेस हैं? चेक प्रीसीडिंग नंबर। अगर यहां पे कोई नंबर नहीं है या फिर सिर्फ 0 है, तो उसके फिर प्रीसीडिंग डिजिट को देखो। और ये जो प्रीसीडिंग डिजिट है, इफ प्रीसीडिंग डिजिट इज even number, leave it as it is। if odd number, +1 कर दो। अगर odd number है तो +1 कर दो, अगर even number है तो छोड़ दो। ये बात काफी कम बच्चों को पता होता है। अगर if the succeeding number is non-zero, then +1 for both even and odd। odd हो या even, +1 करना ही पड़ेगा। यानी कि 2.545 अगर 1 होता तो ये even odd चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा +1 करो। लेकिन अगर यहाँ पे नॉन जीरो नहीं है, 0 है या फिर कुछ भी नहीं है, तो फिर उससे आगे वाला नंबर चेक करो, वो इवन है कि ऑड है। देखो इवन है तो छोड़ दो, ऑड है तो एक नंबर से पॉजिटिव कर दो। अब बोलो यहाँ पे इवन है कि ऑड है? ये नंबर देखो इवन है। इवन मतलब क्या करना पड़ेगा? और 5 का सक्सीडिंग डिजिट कुछ है नहीं। इफ ट्रेलिंग नंबर इज 5, वेरी गुड, चेक द सक्सीडिंग नंबर। हाँ चेक किया, सक्सीडिंग नंबर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मतलब नॉन जीरो तो नहीं है, 0 और डजंट एग्जिस्ट, हाँ ये वाला केस में आता है। फिर आ जाओ चेक द प्रीसीडिंग नंबर, यानी 5 से पहले वाला नंबर चेक करो। क्या चेक करूं? इफ इवन, हाँ इवन नंबर है, लीव इट, इसको छोड़ दो। छोड़ दो मतलब क्या हो गया? 2.54 आया समझ में? तो 5 वाला कंडीशन जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। इफ द ट्रेलिंग नंबर इज 5, इफ द ट्रेलिंग नंबर इज लेस देन 5 और मोर देन 5, द केसेस आर वेरी इजी। बट इफ द ट्रेलिंग नंबर इज 5, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं? सबसे पहले चेक करो 5 क्या आखिरी नंबर है या 5 के बाद कोई और नंबर है। अगर है तो क्या वो 0 है कि नॉन जीरो है? अगर आखिरी नंबर है या फिर उसके आगे 0 है तो फिर प्रीसीडिंग नंबर चेक करो, इवन है तो छोड़ दो, ऑड है तो +1 करो। अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो नंबर है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज इवन और ऑड, उसको +1 कर दो। एक कुछ और एग्जांपल दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये 2-3 एग्जांपल देखो। 2.5351
मुझे यहाँ तक निकालना है, ये मेरा ट्रेलिंग नंबर है, तो कितना होगा 2.7251, ये मेरा ट्रेलिंग नंबर है, तो बताओ कितना होगा 2.345, ये मेरा ट्रेलिंग नंबर है, बताओ कितना होगा 2.355, ये मेरा ट्रेलिंग नंबर है, तो बताओ कितना होगा। ट्राई देम। 2.535 ये ट्रेलिंग नंबर है, और इसके बाद देखो नॉन ज़ीरो है, तो इसके पीछे वाला ऑड है कि इवन है, देखो ये ऑड है, ऑड है, सॉरी ऑड है कि इवन है देखने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ नॉन ज़ीरो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ऑड और इवन जस्ट इंक्रीज इट बाय 1, तो क्या हो जाएगा 2.54 हो जाएगा। और ये देखो इसके आगे नॉन ज़ीरो है, तो इर्रेस्पेक्टिव और इवन और ऑड जस्ट इंक्रीज इट बाय 1, 2.73 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो इसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो फिर इसके आगे देखना पड़ेगा इवन है कि ऑड है। देखो ये इवन है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 2.34 छोड़ दो। ये देखो ये ऑड है, 5 ऑड होता है ना, तो अभी इसके पीछे वाला ऑड है, तो इसको एक नंबर से बढ़ा दो। ये आंसर्स है सारे क्वेश्चंस के। आया समझ में? राउंडिंग ऑफ, प्लीज नोट डाउन राउंडिंग ऑफ। Yes. So that's it, rounding off. So हमारा टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया आज। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत ही सिली क्वेश्चंस आते हैं, आप कर ही लेंगे, तो मैं क्वेश्चंस पे इतना एम्फेसिस नहीं करूँगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक। Let us proceed to the next topic, that is errors. Significant figures में errors के बाद कवर करूँगा। पहले हमें errors थोड़ा बहुत समझना होगा, फिर हमें significant figures समझ में आएंगे। मैं errors टॉपिक में ही significant figures को कवर करूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तब इमीडिएटली मैं significant figures को कवर कर दूँगा। तो errors यानी गलतियाँ। गलतियाँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हिंदी एरर्स का मतलब गलतियाँ। तो हम आज सीखेंगे गलतियाँ कैसे करते हैं। तो हम आज एरर्स का सिर्फ थियरी पार्ट देखेंगे, और कल एरर कैलकुलेशंस, एरर्स के और अब बाकी का डिस्कशन कल करेंगे। आज हम पूरा फोकस रखेंगे थियरी पे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एरर होता क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ एरर्स इज the uncertainty in measurements is called errors। जो भी हम मेजरमेंट करते हैं ज़िंदगी में, उसमें जो अनसर्टेनिटीज होते हैं उसको हम एरर्स कहते हैं। वी कॉल इट एरर्स। फॉर एग्जाम्पल सोचो, देयर इज सम पेन, एक पेन है। अब ये पेन, ये जो पेन है, अगर मुझे इसका लेंथ जानना है, आई वॉन्ट टू नो द लेंथ ऑफ दिस पेन, तो मैं कैसे जानूँ? मुझे उसके लिए एक स्केल चाहिए होगा, और स्केल से मैं जानूँगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन का जो असली लेंथ है, ये पेन का जो असली लेंथ है वो शायद 7.43267943212556764 सेंटीमीटर। इसका असली वैल्यू ये है। और ये वैल्यू किसको पता है?
ये वैल्यू सिर्फ भगवान को पता है जिसने इसको बनाया। ओनली भगवान नोस व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ इट, ओनली गॉड नोस। अगर हम लोग को जानना है तो हम लोग ऐसे आंखों से देख के नहीं जान सकते, हम लोग को इसको मेजर करना पड़ेगा यूजिंग अ स्केल और अ वर्नियर कैलिपर्स और सम इंस्ट्रूमेंट विथ विच वी कैन मेजर द लेंथ। और मैं जब मेजर करूंगा तो मैं स्केल के साथ अगर मेजर किया तो स्केल का लीस्ट काउंट क्या है, सबसे छोटा वैल्यू स्केल में हम क्या देख सकते हैं, सबसे छोटा वैल्यू क्या देख सकते हैं स्केल में? क्या हम स्केल में यहां तक जा सकते हैं? कैन वी गो टिल हियर? अगर मैं बताऊंगा हाँ मैंने इसका लेंथ को मैंने स्केल से मेजर किया और मैं बोलूंगा स्केल में मुझे क्या डेटा आया, 7.443241 आया, तो क्या आप लोग मानोगे? दिस इज माई मेजर्ड वैल्यू। मैं मेजर किया स्केल के साथ, मीटर स्केल के साथ, और मुझे ये वैल्यू आया। तो टीचर मुझे एक लगाएगा खींच के, बोलेगा क्या भाई शाना बनता है, ज्यादा जानकारी दे रहा है। स्केल में एट मैक्स कहां तक जा सकते हैं हम लोग? वी कैन गो ओनली टिल हियर, इधर तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते इसके आगे? क्योंकि स्केल की उतनी काबिलियत नहीं है, उसका कैपेसिटी नहीं है स्केल ये सब इंफॉर्मेशन देने के लिए। स्केल में सबसे छोटा डिवीजन जो होता है वो मिलीमीटर होता है, तो हम मिलीमीटर से आगे कैसे और आंसर दे सकते हैं? तो मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर के रीडिंग्स के बीच में अगर कुछ वैल्यू आता है, थोड़ी आप गैस मार सकते हो हाँ ये शायद 2.46 है कि 2.47, हम लोग वो गैस नहीं मार सकते, वी कैनॉट गैस इट। तो हमें चुपचाप वही बताना है जेन्युइनली जो हम लोग को पता है। तो मैं बताऊंगा 7.4 सेंटीमीटर्स, ठीक है? ये उसका ओरिजिनल वैल्यू जो सिर्फ भगवान को पता है, और ये जो है मेजर्ड वैल्यू है जो मैंने निकाला यूजिंग स्केल, मीटर स्केल के साथ निकाला। अब बताओ ये जो डेटा मुझे मिला इसमें एरर है या नहीं, इसमें कोई गलती है कि नहीं है? तो यस बोलिए, नहीं है तो नो बोलिए। एरर है कि नहीं है? 100% एरर है। और एरर क्या है? ये पूरा ही एरर है जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये पूरा एरर है। समझ में आ रहा है? यानी एरर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल वैल्यू, द रियल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर। वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एरर इज ओरिजिनल वैल्यू जो है और जो मेजर्ड वैल्यू है, दोनों के बीच में जो गैप है, जो अनसर्टेनिटी है, जो गलती है, उसको ही हम एरर कहते हैं। तो एरर का बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है और मुझे लगता है सबको समझ में आया ही होगा। करेक्ट? सो दिस इज कॉल्ड एज एरर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एवरी मेजरमेंट definitely has error। ऐसा दुनिया में कोई मेजरमेंट नहीं हो सकता बिना एरर के। एरर को होना ही होना है, जैसे मैंने बताया एरर को होना ही होना है, क्योंकि हम लोग जब मेजर करते हैं, हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग सम एपरेटस, यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट। अगर वेट मेजर करते हैं तो वेइंग मशीन यूज करते हैं, अगर लेंथ मेजर करते हैं तो स्केल या मेजरिंग टेप यूज करते हैं, अगर टेम्परेचर मेजर करते हैं तो थर्मोमीटर मेजर करते हैं। और सारे इंस्ट्रूमेंट्स में एक लीस्ट काउंट होता है। हमें डेटा इनफाइनाइटली कितना भी छोटे नंबर तक नहीं पता चलता, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कुछ लिमिट होता है और वो लिमिट के बियॉन्ड जो भी नंबर है वो हम छोड़ देते हैं, उसको हम पता नहीं लगा पाते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू फेस एरर्स इन ईच एंड एवरी ऑफ आवर मेजरमेंट्स। बिना एरर का हम मेजर कर ही नहीं सकते। वी कैनॉट मेजर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट एरर्स। एरर्स आर indispensable, you cannot avoid errors at any cost। आप कुछ भी कर लो जिंदगी में, उसमें गलती होता है, बिना गलती का कुछ भी हम नहीं कर सकते। इसलिए एक फेमस सेइंग है, आप सबको पता होगा, टू err is
ह्यूमन। गलतियां करना आदमी का स्वभाव है, इंसान का स्वभाव है। गलती करते ही करते हैं जिंदगी में, इसलिए हमें गलतियां करने वालों को माफ कर देना चाहिए। गलतियों को ज़्यादा हमें हाईलाइट नहीं करना चाहिए। हर कोई गलती करता है जिंदगी में, छोटी गलती बड़ी गलती हर कोई करता है। गलती कर करके ही हम सीखते हैं। तो गलतियां करना आदमी का स्वभाव है, तो इसलिए हमें गलतियों को माफ कर देना चाहिए। टू एयर इज ह्यूमन। एवरी मेजरमेंट डेफिनेटली हैज सम एरर। एरर्स के बिना हम मेजर नहीं कर सकते। द वेरी टर्म मेजर मीन्स हमें पहले नहीं पता था, पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस वैल्यू को पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश करते हैं तो उसमें गलती होता ही होता है। अब ये जो हम गलती करते हैं, सारे बच्चे एक जैसे गलती नहीं करते हैं, सबके अलग अलग प्रकार की गलतियां होती हैं। इसलिए गलतियों में भी टाइप्स हैं। इवन द एरर्स हैव मेनी टाइप्स। इवन द एरर्स हैव टाइप्स। ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इट फ्रॉम NCERT। NCERT से ही एरर्स का थियरी पार्ट पढ़िए। बाकी सारे किताबों में अलग अलग प्रकार से दिया है। आप कृपा करके कोई और किताब से एरर्स का थियरी ना पढ़े। क्वेश्चंस कोई भी किताब से कीजिए, लेकिन जब थियरी की बात आती है तो बेस्ट है। अगर किताबों में थियरी में अंतर है, देन कम डाउन टू NCERT, क्योंकि जेईई मेंस एग्जाम और जेईई एडवांस्ड में NCERT को बाइबल माना जाता है, HC वर्मा को बाइबल नहीं माना जाता है। NCERT is the standard book which both JEE Mains, JEE Advanced need follow. So अगर NCERT में दिया है कि कुत्ते के 2 पूंछ होते हैं और 2 नाक होते हैं, तो चुपचाप एग्जाम में लिख देने का कुत्ते के 2 पूंछ और 2 नाक होते हैं। हमें ज़्यादा कुछ जानकारी और प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि NCERT में लिखा है तो वो सही है, NCERT में नहीं लिखा है तो वो गलत है। ये है JEE Mains का NTA का मानना। तो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा, इफ़ यू आर लर्निंग अबाउट एरर्स थियरी पार्ट, नेवर गो टू एनी वीडियोस ऑन इंटरनेट, नेवर गो टू एनी ऑनलाइन वीडियोस, नेवर गो टू HC वर्मा, नेवर गो टू एनी अदर बुक, कम डाउन टू NCERT। NCERT में आप देखोगे यू हैव अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स। एरर्स के बारे में एक बहुत बड़ा थियरी पार्ट है, और वो थियरी पार्ट आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आज ये आपका होमवर्क है, थियरी NCERT से और प्रॉब्लम्स HCV से। या परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। इवन NCERT के क्वेश्चंस भी कर लो ना, क्या जाता है, आपका टाइम थोड़ी बर्बाद होगा। NCERT के क्वेश्चंस तो 5-10 मिनट में हो जाएंगे, कर लो। सो NCERT का थियरी होने के बाद आप HCV कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हमारे कुछ OBT देते हैं तो वो भी किए। महाराष्ट्र बुक्स कैन वी रेफर? आई रिकमेंड यू डोंट रेफर टू महाराष्ट्र बुक। 11वीं में हम महाराष्ट्र बुक बिल्कुल नहीं छुएंगे, बिल्कुल नहीं छुएंगे, बिल्कुल नहीं छुएंगे, क्योंकि 11वीं में आपको बोर्ड देना ही नहीं है महाराष्ट्र का, तो क्यों महाराष्ट्र बोर्ड पढ़ें। चुपचाप NCERT पढ़ेंगे तो हम लोग JEE मेंस और नीट की प्रिपरेशन हो जाएगा। वाई शुड वी टच महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक इन 11th क्लास? आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एग्जाम अगर 12वीं में देना है तो 12वीं में टच करेंगे। वाई शुड वी टच इन 11वीं? तो आई नेवर टच महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक इन 11वीं। आई डोंट इवन टच इट, उसको मैं छूता भी नहीं। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड गलतियां दिखते हैं, और वो कुछ बताता भी है तो वो NCERT से सीधा सीधा छापता है, कुछ अपना नया नॉलेज कुछ भी नहीं देता है, वो सीधा सीधा छापता है। तो आई डोंट रिकमेंड महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक एटलीस्ट इन 11th। 12वीं में तो आपको अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम देना है तो पढ़ना ही पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 11वीं में मैं कभी नहीं पढ़ा था। पहले SSC के टॉपिक आएंगे ना। उदय अग्रवाल, व्हाट इज योर डाउट? कैन यू मेक इट मोर क्लियर? विच इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जेक्ट टू मेजर? Which is the most accurate object to measure what? Measure distance or measure mass or measure temperature? Which object do you want? कौन से ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो? अगर आप मेजरमेंट ऑफ
लेंथ की बात करते हो तो अभी भी रिसर्च चल रहा है, कई सारे रिसर्च वर्क्स हो रहे हैं। जहाँ तक हमारे प्रैक्टिकल लैब की बात है तो हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए मीटर स्केल होता है, वर्नियर कैलिपर्स होता है और स्क्रू गॉज होता है, माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज कहते हैं। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में हम 100th पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर तक पहुंच सकते हैं। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज कैन बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रिसाइज ऑब्जेक्ट। एक्यूरेट नहीं कहेंगे, प्रिसाइज कहेंगे। प्रिसाइज, एक्यूरेसी और प्रेसिशन में फर्क है, ये भी आप एनसीईआरटी स्टेट बोर्ड बुक में एनसीईआरटी बोर्ड बुक में पढ़ सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रेसिशन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सर 10th में स्टेट बोर्ड के टॉपिक्स डीप में 11th में रहते हैं ना, तो वी कैन प्रिफर स्टेट बोर्ड। उदय अग्रवाल, लगता है आपको स्टेट बोर्ड से काफ़ी प्यार है। नो प्रॉब्लम, इफ़ यू आर सो मच अटैच टू इट, प्लीज़ गो थ्रू इट, बट आफ्टर कंप्लीटिंग इट प्लीज़ कम टू एनसीईआरटी एंड स्टडी एनसीईआरटी एज वेल। आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा और आपको ही पता लग जाएगा स्टेट बोर्ड में और एनसीईआरटी में क्या फ़र्क होता है। ओके, सो errors are of two kinds. One type of errors are called as systematic errors, and second type of errors are called as random errors. शायद हम डिस्कशन पहले करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। असर्शन रीजन क्वेश्चंस, थियरी क्वेश्चंस सॉल्व करने में ये डिस्कशन। हाँ भाई चुपचाप सर का सुनो। Sir, can you please share the site from where I can download NCERT PDF? Sure. After this class, I'll try to find out and share you. मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो जानबूझकर गलती करना, सिस्टमैटिक गलती करना, अनजाने में जो गलती होते हैं वो रैंडम गलतियाँ होते हैं। सिस्टमैटिक वे में जब गलती करता है आदमी उसको सिस्टमैटिक गलती कहते हैं, और रैंडमली जो गलतियाँ होते हैं उसको रैंडम एरर्स कहते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? Systematic errors, examples of systematic errors are instrumental errors. Number 1, instrumental errors. तो we may not be able to complete the entire topic. देखते हैं कितना दूर तक जाते हैं, देखेंगे, और बाकी का कल फिर से चालू करेंगे यहाँ से और फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होता है? Instrumental errors are those errors which occur because of a defect in the instrument itself. कभी कभी हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं उसी में कुछ डिफेक्ट होता है। सोचो आपके पास जो मीटर स्केल है उसका जो एज है वो थोड़ा सा बेंड है। जो मीटर स्केल है मेरे पास, वो मीटर स्केल का एज बेंड है, और यहाँ पे एक रीडिंग है, यहाँ पे एक रीडिंग है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से मेजर नहीं कर सकता, ये ऑलरेडी खाया गया है। बच्चे लोग कभी कभी स्केल को चबा लेते हैं, ये चबा गया, तो आपको मेजर कहाँ से करना पड़ेगा? आपको मेजर शायद यहाँ से करना पड़ेगा या फिर यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चबा दिया गया, गॉन केस। तो इसमें आप 0 से रीडिंग नहीं ले पाते हो, 0 का बगल वाले कोई नंबर से 2 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर से रीडिंग लेते हो, तो ये प्रॉब्लम हो गया इंस्ट्रूमेंट का। तो हर बार जो मेजरमेंट होगा, हर मेजरमेंट में 2 मिलीमीटर का गैप आएगा, 2 मिलीमीटर का गैप आएगा। इसको जीरो एरर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज जीरो एरर। कभी कभी आप देखते हो आपके बाइक में जो पेट्रोल का मीटर होता है, जो पेट्रोल का मीटर होता है वो कभी कभी 0 से भी नीचे चला जाता है। देखें कितने लोगों ने देखा है? समटाइम्स द पॉइंटर इन द बाइक्स पेट्रोल वाला मीटर गोज बियॉन्ड 0 ऑल्सो, कभी कभी 0 से नीचे चला जाता है। पक्का सबने देखा होगा ये जो मिस्टेक होता है। सो इट्स अ बिग मिस्टेक। 0 से नीचे कैसे जा सकता है? पेट्रोल का भी नेगेटिव हो सकता है क्या? दिस इज ऑल मीनिंगलेस। दैट मीन्स अगर मैं पेट्रोल डालूंगा और वो यहाँ पे दिखा रहा है, इसका मतलब उससे ज्यादा पेट्रोल है कि कम पेट्रोल है? सोचो मैं कुछ लीटर पेट्रोल डाला और रीडिंग यहाँ तक पहुंचा, तो एक्चुअल में रीडिंग इससे ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। यानी हर बार रीडिंग में वही एरर आएगा, सिस्टमैटिकली वही एरर हर बार आएगा। ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं? जीरो एरर कहते हैं। और आप एम मीटर, वोल्ट मीटर में भी ये प्रॉब्लम देखते हो। एम मीटर में कभी कभी
जो पॉइंटर होता है वो 0 एम्पियर से भी नीचे चला जाता है, 0 एम्पियर के नीचे या 0 एम्पियर के ऊपर रहता है, वो 0 एम्पियर के साथ कोइंसाइड नहीं करता है। ऐसे एरर्स को हम जीरो एरर कहते हैं। जीरो एरर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है और एक नेगेटिव जीरो एरर होता है। पॉजिटिव जीरो एरर मतलब 0 एम्पियर के ऊपर होता है, नेगेटिव जीरो एरर मतलब 0 एम्पियर के नीचे होता है। अगर नेगेटिव जीरो एरर है तो हमें फाइनल रिजल्ट में उस एरर को जोड़ना पड़ता है जीरो करेक्शन में, और अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हमें एक्चुअल वैल्यू मिले। तो ये जीरो एरर्स हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में हम डिस्कस किए जीरो एरर्स। ओके, तो जीरो एरर्स के अलावा इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में और एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर है, उसको कहते हैं कैलिब्रेशन एरर। कैलिब्रेशन एरर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट के बनावट में ही गलती है। इंस्ट्रूमेंट शायद हम कोई लोकल मेड दुकान से खरीद दिए, हम लोग स्टैंडर्ड चीज नहीं खरीदे, कोई सस्ता माल खरीद लिए, उसके वजह से जो रीडिंग्स होते हैं उसमें गलतियां होते हैं, और ऐसे जब गलतियां होते हैं तो आंसर्स हमेशा गलत ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, रोकें यहाँ पे, तो विल स्टॉप हियर। सिस्टमैटिक एरर्स, रैंडम एरर्स का डिस्कशन चल रहा था, याद रखिए। कल हम वापस यहीं से चालू करेंगे और कल मोस्ट प्रोबेबली हम एरर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ख़त्म हो जाता है तो फिर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स बचता है। विद इन 2 days we'll be completing the first chapter and we'll take some questions on first chapter the third day.